हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 10 और हमारा टॉपिक है आज का कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। तो सबसे पहले आप समझिए कि फार्मास्यूटिकल क्या होता है। तो आप जानते हैं फार्मास्यूटिकल यानी कहते हैं दवा वगैरह से रिलेटेड जो आपका प्रोफेशन है, या फार्मेसी से रिलेटेड जो एथिक्स हैं उनका कोड क्या है। तो आपको दो चीज़ें खास तौर से समझनी है, फार्मेसी से रिलेटेड जो एथिक्स हैं उनका कोड क्या है। तो पहले हम लोग समझेंगे एथिक्स क्या होता है। तो एथिक्स का मतलब होता है, समझिए, गुड ट्रीट या बिहेवियर टू अदर, यानी दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करना, अच्छा मामला करना, उनके साथ अच्छे से पेश आना, इसको बोलते हैं एथिक। इसको और हम लोग दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि किसी की हेल्प कर देना या किसी को फ़ायदा पहुंचाना, उसको हम लोग बोलते हैं एथिक्स। इसको एग्जाम्पल से समझिए। सपोज दैट आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने देखा कि दो बच्चे रास्ते के किनारे पे सड़क पे खड़े हैं और वो सड़क पार करना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो पार नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके मन में ये जिज्ञासा आती है, आपके मन में ये दाइया पैदा होता है कि मैं उनको रास्ता पार करा दूं, और आप उतरते हैं और उनको रास्ता पार करा देते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये जो आपका काम है ये एक तरीके से एथिक्स है। अब कोई भी लॉ या कोई भी रूल आपको ये करने के लिए नहीं कहता है। आप जाके देख लीजिए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है और ना साइंस आपको ये बताती है कि आपको ये करना है। तो इसका क्या मतलब हो गया एथिक्स का मतलब कि वो अच्छे काम जो आपको लॉ के ज़रिए से नहीं बताया जा रहा हो, बल्कि वो क्या एक तरीके से मोरल वैल्यूज़ हों, एक तरीके से वो क्या हो, गुड कैरेक्टर्स को बताते हों। यहाँ पे ब्रीफली थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ लॉ को, ताकि उसके कंपैरिजन में आपको एथिक्स को समझना आसान हो जाए। तो लॉ वो चीज़ें होती हैं, लॉ में कुछ आपको ऐसे काम बताए जाते हैं कि आपको ये करना है, नहीं करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी। सपोज दैट कि आप अगर क्या कहते हैं फार्मेसी स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बिना अगर आप करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। ऐसे ही लॉ कहता है कि आपको कुछ काम नहीं करना, जैसे कि लिखा है कि आपको मिस ब्रांडेड दवाएं नहीं बेचनी है, एक्सपायर्ड दवाएं नहीं बेचनी है, लेकिन अगर आप बेचते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी, इसलिए कि इसको कानून में कहा गया, लॉ में कहा गया है। लेकिन एथिक्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके ऊपर कंपलसरी नहीं होती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर मोरल वैल्यूज़ कितनी हैं, यानी आपका कैरेक्टर कितना अच्छा है, दूसरे लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचाने का जहन रखते हैं, लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान आपको नहीं बताता है। ठीक, इसके और एग्जाम्पल्स आप समझ लीजिए। मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, समझ लीजिए रास्ते में जा रहे हैं और वहाँ पे पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है, कांटा पड़ा हुआ है, तो उसको साइड में कर देना, तो ये क्या है, एक तरीके का एथिक्स है। ऐसे ही मान लीजिए आप फार्मेसी चला रहे हैं और आप आराम से, मतलब अच्छा बिजनेस आपका चल रहा है, आप अच्छा इनकम कर रहे हैं, तो उसमें एक पेशेंट ऐसा भी आता है जो ये कहता है कि सर जी देखिए मेरे पास यही 200 रुपये हैं और इसमें मुझे ये दवा चाहिए, और वो दवा जो है वो आ रही है 250 की। समझ में आ रही बात। उसकी दवा 250 की आ रही है, वो उसके पास 200 रुपये हैं और वो कह रहा है मैं बहुत मजबूर हूँ, अगर आपको ये दवा नहीं देंगे तो मेरा पेशेंट मर जाएगा। तो अब आपके दिल में ये, मतलब आपके दिल में ये बात आती है, यार चलो यार हमेशा तो पैसे कमाता ही रहता हूँ, इस मजबूर को दे दूँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो अब ये जो काम है ना, ये क्या है, सब एथिक्स हैं, और ये लॉ के ज़रिए से आपके ऊपर कंपलसरी नहीं है, बल्कि ये आपके ऊपर। और हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि ये जो समझिए जो एथिक्स है ना, जो ये गुड कैरेक्टर्स हैं, ये आपको कहाँ से मिलता है, तो ये आपको धर्म सिखाता है। समझ में आ रही बात। जो भी धर्म है वो सब ये अच्छी बात है वहाँ से मिलती है, न कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन से और न साइंस से मिलती हैं। चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, सारे धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं। होप कि आपको एथिक्स समझ में आ गया होगा, यानी अच्छे कैरेक्टर्स या गुड कैरेक्टर्स या किसी दूसरे की हेल्प करना, किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना, उसको बोलते हैं एथिक्स। अब इसमें अब फार्मास्यूटिकल एथिक्स का मतलब क्या हुआ, एथिक्स आप समझ गए, तो फार्मास्यूटिकल एथिक्स का क्या मतलब हुआ। तो द एथिक्स आर रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन आर कॉल्ड फार्मास्यूटिकल एथिक्स। वो एथिक्स जो फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड है उसको हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एथिक्स। अब हमने ये समझ लिया फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या होता है। अब हम लोग पूरा समझेंगे कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कोड क्या है। तो कोड का मतलब ये होता है कि कुछ डिसिप्लिन, कुछ प्रिंसिपल, कुछ स्टैंडर्ड्स,
इसको नॉर्मली ये समझिए कि कुछ गाइडलाइंस होती हैं। क्या है कोड का मतलब? कुछ गाइडलाइंस या कुछ प्रिंसिपल, कुछ स्टैंडर्ड जो आपको कोई दे दे कि इसके अकॉर्डिंग आपको अपना फार्मेसी प्रोफेशन चलाना है, तो वो क्या हो गया आपके लिए कोड हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स का, कि यानी फार्मेसी प्रोफेशन करते समय कुछ अच्छे कामों के लिए कौन से प्रिंसिपल हैं आपके लिए क्या हैं, कौन से प्रिंसिपल हैं जिनको आप फॉलो करेंगे अपने फार्मेसी प्रोफेशन के करते समय। ठीक है, तो द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स इज फॉर्मुलेटेड बाय द पीसीआई। तो आपने पीसीआई के बारे में पढ़ा है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसने कुछ मतलब डिसिप्लिन बना रखे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे हैं कि जब आप अपने फार्मेसी प्रोफेशन में होंगे तो उन प्रिंसिपल को, उन गाइडलाइंस को देख के आप एथिक्स को तय करेंगे कि मुझे ये एथिक्स करने हैं, ये अच्छे काम करने हैं। ठीक है, यानी फार्मेसी प्रोफेशन के दौरान अच्छे काम करने के प्रिंसिपल्स, ये इसका मतलब है। अब वो क्या है प्रिंसिपल्स जो आपको ध्यान रखना है जब आप फार्मेसी प्रोफेशन में हैं? तो उसके अलग अलग एरिया हैं। तो सबसे पहला क्या, कंज्यूमर से रिलेटेड एक एरिया है, तो उसमें आपको क्या प्रिंसिपल्स ध्यान रखने हैं? तो उसमें है रिकॉग्नाइजिंग द कंज्यूमर्स हेल्थ एंड वेल बीइंग एज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये कह रहे हैं कि जो कोई भी पेशेंट, कंज्यूमर मतलब समझिए पेशेंट, तो पेशेंट की हेल्थ को और उसकी सेहत को, दोनों का मतलब वेल बीइंग और हेल्थ का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो उसको क्या है फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, यानी उसको सबसे ज़्यादा अहमियत देना है, उसको महत्व देना है। बाकी चीज़ों को सब बाद में देखेंगे, कितना पैसा वो दे रहा है नहीं दे रहा है। सबसे ज़्यादा महत्व आप किसको देंगे? जो क्या कहते हैं आपका कंज्यूमर है, जो पेशेंट है, उसकी हेल्थ को देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, रेस्पेक्टिंग द कंज्यूमर्स ऑटोनॉमी एंड राइट्स एंड एनकरेजिंग देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और ये जो कंज्यूमर आपका जो पेशेंट है उसके ऑटोनॉमी का भी आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। ऑटोनॉमी का मतलब आगे यहाँ पे दे दिया है राइट्स, यानी उसके जो राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका भी आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे और उसको इतना इनकरेज करेंगे, यानी उसको इतनी छूट आप देंगे कि वो भी आपसे बातचीत कर सके। और आप अगर उसके क्या कहते हैं हेल्थ के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान बना रहे हैं, तो उसको भी आप फुल मतलब परमिशन दीजिए कि वो भी उस डिसीजन मेकिंग के अंदर हिस्सा ले सके। ठीक है, दूसरा है कम्युनिटी से रिलेटेड, यानी इस कम्युनिटी के एरिया में आपका क्या मतलब प्रिंसिपल्स है जो आपको ध्यान रखना है ताकि आप एथिक्स को अप्लाई कर सकें। तो वो क्या है, अपहोल्डिंग द रेपुटेशन एंड पब्लिक ट्रस्ट ऑन द प्रोफेशन। तो आप ऐसे काम करेंगे कि जिससे क्या कहते हैं इस प्रोफेशन की जो रेपुटेशन, उसकी जो इज्जत है, उसकी जो क्या कहते हैं डिग्निटी, उसकी जो महानता है वो बनी रहे। लोगों के दिमाग में ये ना रहे कि ये जो सेक्टर है या ये जो फार्मेसी प्रोफेशन है इसमें तो सिर्फ लोगों को लूटा जाता है, उनका ट्रस्ट खत्म हो जाए। तो ऐसे कामों से बचना है। ठीक है, और क्या, एक्नॉलेजिंग द प्रोफेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू वाइडर कम्युनिटी। और ये कह रहे हैं कि जो आपकी पूरी कम्युनिटी है उसके लिए आपका प्रोफेशनल रोल क्या है और आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं उसको भी स्वीकार करना है। ये नहीं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको स्वीकार करिए और उसको पूरा करिए। और क्या, फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ है तो वो क्या, डिमॉन्स्ट्रेशन ए कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट एंड एनहेंसिंग द प्रोफेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन ए कमिटमेंट का मतलब ये है कि उसको टाइम भी देना और अटेंशन भी देना, यानी आपका जो प्रोफेशन है उसको टाइम भी दीजिए, उसको अटेंशन भी दीजिए, यानी ध्यान से काम करिए। किस लिए? ताकि आप उस प्रोफेशन को और बढ़ा सकें और उसको और क्या डेवलप। दूसरा क्या है, मेंटेनिंग ए कंटेम्प्रेरी नॉलेज ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस एंड इंश्योरिंग हेल्थ। अब इसमें आपको कुछ मुश्किल वर्ड्स दिख रहे होंगे, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिख रहे होंगे, तो ये क्या है, मैं इसको निकाल नहीं सकता हूँ, मैंने उसके आगे उसकी मीनिंग लिख दी है, इसलिए कि ये जो रूल्स दिए हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये आपके पीसीआई ने दिए हैं, तो आपको इसको एज इट इज़ ही क्या है याद करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपको जो लेटेस्ट क्या कहते हैं, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस हैं, जो लेटेस्ट नॉलेज हैं, ठीक है, इसका कंटेम्प्रेरी का मतलब समझिए जो रिसेंटली अभी आए हैं या जो लेटेस्ट हैं, वो जो नॉलेज है वो आपको क्या है मेंटेन करना है, यानी आपको वो गेन करना है फार्मेसी से, जो मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस से जो रिलेटेड है और जिससे क्या है हेल्थ को इंश्योर किया जाता है, यानी समझिए हेल्थ को और अच्छा बनाया जा सकता है। तो लेटेस्ट नॉलेज के बारे में, लेटेस्ट रिसर्च और इन्फॉर्मेशंस के बारे में आपको अप टू डेट रहना चाहिए। और क्या है, बिजनेस प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ बातें ध्यान में रखनी है।
तो है कंडक्टिंग द फार्मेसी एथिकली एंड प्रोफेशनली। तो ये कह रहे हैं कि जो आप फार्मेसी को कंडक्ट करेंगे, चलाएंगे, तो उसमें क्या है, एथिकली इसको चलाएंगे, यानी अपने एथिक्स का यूज़ करेंगे और अपने प्रोफेशन को यूज़ करके, यानी जो आपने पढ़ाई की है उसका भी ध्यान रखते हुए आप फार्मेसी को चलाएंगे। और क्या है, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो उनके साथ में आपका क्या रवैया होना चाहिए, तो वह कि वर्किंग कोलैबोरेटिवली विद अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग द हेल्थ आउटकम ऑफ द कंज्यूमर। ये कह रहे जो पेशेंट है तो उसकी अच्छी हेल्थ के लिए आपको दूसरे जो क्या कहते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ मिलके भी अगर काम करना पड़े तो उसको करिएगा। उसमें ये नहीं किया मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, जिसको ज़रूरत है मेरे पास आए, तो इस टाइप का रवैया आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ मिल के काम करने की, तो वो भी आप करेंगे। कोलैबोरेटिवली मतलब एक दूसरे के साथ मिल के काम करना। अब ये मान लीजिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स दे दिए गए कि आपको ये प्रिंसिपल्स ध्यान में रखते हुए आपको एथिकल कामों को करना है या फार्मेसी प्रोफेशन के दौरान। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, उसी को बोलते हैं एथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो द टेक्निक्स आर यूज्ड टू सॉल्व एथिकल प्रॉब्लम, टेक्निक्स आर कॉल्ड एथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले टेक्निक्स है उसको बोलते हैं एथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डिफरेंट टेक्निक्स टू सोल्व एथिकल प्रॉब्लम, तो एथिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे क्या है, फ्लो चार्टिंग मेथड है, लाइन ड्राइंग मेथड है। मतलब बहुत बकवास और बोरिंग टाइप के ये क्या कहते हैं टॉपिक हैं, इसको ना कोई अप्लाई करता है ना कुछ होता है, बस दिमाग खराब करने के लिए, बच्चों को परेशान करने के लिए सिलेबस में डाल देते हैं। अब इसमें आप पढ़ने जाएंगे बुक्स के अंदर तो बहुत लंबा चौड़ा चार्ट बना रखा है, ये करना वो करना, तो उसमें आपको नहीं जाना। ये सिंपल सा आप याद कर लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में आए भी ना ये सब। तो अगर आपको कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यानी एथिकल प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो क्या करेंगे, उसको पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एग्जामिन करेंगे कि क्या फैक्ट है, हकीकत क्या है, फिर उसके बाद अप्लाई गाइडेंस एंड स्टैंडर्ड्स। उसके बाद जो आपको स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उसको आप अप्लाई करेंगे, यानी देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड्स इस पे कहीं पे ये उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात, ये स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3-4 रेजोल्यूशंस बनाएंगे, यानी 3-4 अलग अलग बातें आप सेट करेंगे कि इसका आंसर ये हो सकता है, यानी मुझे ये काम करना चाहिए कि ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए। तो 3-4 रेजोल्यूशंस बनाएंगे। रेजोल्यूशन का मतलब समझिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है ना। रिजोल्यूशन मतलब सॉल्व करने के लिए 4-5 बातें आप मतलब बनाएंगे, फिर उसमें से सेलेक्ट करेंगे, फिर दिमाग लगाएंगे, माथा पच्ची करेंगे कि इसमें से कौन सा अच्छा है, उसको एक को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यानी उसको अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिसीजन। तो आपने जो डिसीजन लिया यानी जो अप्लाई किया है उसका क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, यानी उसको लिख के रिकॉर्ड बना के रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिव्यू। उसके बाद उसका मतलब आप समझिए फीडबैक लेंगे कि ये जो मैंने काम किया था, जो डिसीजन लिया था, उसका आउटकम क्या रहा, वो फायदेमंद रहा कि नुकसानदेह रहा। अब एक टॉपिक था इसमें रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन क्या है ये। तो अब इसमें ये नहीं समझ में आया कि रजिस्ट्रेशन से के बारे में क्या पूछना चाहता है, या तो ये हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपकी क्या एथिक्स होने चाहिए। तो इसमें यही होगा कि मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ से मिल रहा है उसको क्या है, पहले आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें वो मांग रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं उसको देना है, पूरा छुपाना नहीं है। और जो भी आप मतलब क्या कहते हैं कागजात वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आप असली यूज़ करिए, रियल यूज़ करिए, जो डुप्लीकेट आते हैं वो यूज़ नहीं करना आपको। तो ये सब इसमें क्या आ जाएंगे, इसके एथिक्स आ जाएंगे। अब इसमें कई सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। एक है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। क्या कहते हैं, जो फार्मासिस्ट अगर अपने जॉब में लगा हुआ है तो उस वक्त में किन एथिक्स को उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो नीचे आ रहे हैं इन एथिक्स को उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या है, फार्मेसी प्रीमिसेस। तो सबसे पहले क्या है कि जो अपना प्रीमिसेस बना रहा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी इसको जो मेडिकल स्टोर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड प्रोवाइड कंप्लीट फार्मेसी सर्विसेज, और जितनी भी फार्मेसी की सर्विसेज हैं वो उसको पूरा प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। और क्या, शुड बी वेल मेंटेन्ड, और जो उसकी फार्मेसी है वो अच्छे से मेंटेन्ड होना चाहिए। ये नहीं कि कुर्सी लगा रखी वो भी टूटी हुई है, उस पर धूल जमी हुई है, जो क्या है दवाएं रखी हैं वो भी इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, तो इससे गलत इंप्रेशन जाता है। तो वो वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। और क्या, कंडक्ट ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी को चलाना। द एक्सीडेंटल कंटामिनेशन एंड एरर्स शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैंडलिंग। ये कह रहे हैं कि जब दवाओं को हैंडल कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, डिस्पेंस कर रहा है,
तो उस वक्त में क्या एक्सीडेंटल कंटामिनेशन से बचना चाहिए, यानी एक्सीडेंटल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी दवाओं के अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए जिससे क्या नुकसान पहुंच सकता हो। ऐसे जो एरर्स होते हैं उस एरर से भी बचना चाहिए। अब आप क्या कहते हैं एरर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और क्या है, प्रेजेंस ऑफ फार्मासिस्ट, देयर शुड बी ए फार्मासिस्ट इन एवरी फार्मेसी, हर फार्मेसी के अंदर एक फार्मासिस्ट का होना जरूरी होता है, और जो भी काम किया जा रहा है वो उसके गाइडेंस में, उसकी निगरानी में होना चाहिए। ऐसे क्या है, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, फार्मासिस्ट के पास अगर कोई क्या कहते हैं मतलब प्रिस्क्रिप्शन आता है, क्या कहते हैं जो वो पेशेंट है उसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो फिजिशियन ने उससे छुपाई हैं, उसको बताना नहीं चाहा है, तो इसको भी चाहिए कि वो बातें पेशेंट को न बताए, ठीक है। अगर या कुछ ऐसी बातें हैं अगर उनको बताता है तो वो एंजाइटी कॉज कर सकते हैं पेशेंट को, तो वो सारी बातें उसको नहीं बताना चाहिए। यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए बल्कि अनडिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्या है, अनडिस्क्लोज यानी उसको नहीं खोलेगा और राज को क्या कहते हैं मतलब फाश नहीं करेगा। इसको डाइवल्ज भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, डाइवल्ज। यहाँ अनडिस्क्लोज की जगह पे आप डाइवल्ज भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है राज को फाश करना। एक चीज और है इसमें कि एडिशन और रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन। अब जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उस प्रिस्क्रिप्शन से फार्मासिस्ट को ये अधिकार नहीं है कि बिना प्रिस्क्राइबर के अप्रूवल के, उसकी बिना मंजूरी के किसी दवा को उसमें ऐड कर दे या उसमें से किसी दवा को बाहर निकाल दे। ऐसे इसमें एक टॉपिक है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, यानी फार्मासिस्ट अपना ट्रेड कर रहा है, अपना कारोबार कर रहा है, तो उसमें किन बातों को ध्यान रखना है। तो एक है प्राइस, यानी जो प्राइस वगैरह वो तय कर रहा है तो वो उसको क्या है रिजनेबल होना चाहिए, यानी वो मुनासिब होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना हो कि जिससे क्या है पेशेंट पे, कंज्यूमर पे बर्डन हो जाए, बोझ बन जाए वो, ठीक है। ऐसे क्या है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और अपना जो क्या कहते हैं वो ट्रेड कर रहा है, जो कारोबार कर रहा है वो फेयर होना चाहिए, यानी साफ सुथरा होना चाहिए, वो गलत तरीके से कोई काम ना करे। तो एनी टाइप, तो उसमें क्या है कि कोई भी टाइप का गिफ्ट वो मतलब ऑफर नहीं करेगा, या कोई प्राइजेस देते हैं ना कि आपको ये प्राइज मिलेगा, ये आपको क्या कहते हैं, ये आप इतनी दवाएं खरीदेंगे तो आपको ये इनाम मिलेगा। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो उससे बचना चाहिए। ऐसे ही क्या है, किसी टाइप का ऑफर वगैरह नहीं देना चाहिए, या अपने क्या कहते हैं जो दवाएं बेच रहा है उसका रेट इतना डाउन नहीं कर देना चाहिए कि जो आसपास के जो फार्मासिस्ट हैं जिस रेट में वो बेच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया। और ये सारे काम अगर इसलिए करता है कि मैं पेशेंट के जितने भी कस्टमर हैं सबको मैं अपने पास खींच लूँ, मार्केट को कैप्चर कर लूँ, तो ये गलत है। लेकिन जो आसपास के फार्मासिस्ट हैं वो बहुत हाई रेट में बेच रहे हैं जितना पे नहीं बेचना चाहिए, तो अगर ये अपना रेट कम करके बेच रहा है जो मुनासिब रेट है तो इसमें दिक्कत नहीं है। या लोगों की सिर्फ हेल्प करने के लिए इसने फार्मेसी खोल रखी है तो अपनी मर्जी से आप जितना चाहिए बेचिए, लेकिन ज़्यादा नहीं करना, कम करके बेचना है। ऐसे क्या परचेज ऑफ ड्रग, तो ये कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं फार्मासिस्ट का एक एथिक ये भी है कि वो सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर से क्या है दवाएं खरीदे। होलसेल में दवाएं खरीदता है तो सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर से खरीदना चाहिए। ऐसे क्या है इसको एडवर्टीजमेंट वगैरह से बचना चाहिए, यानी अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, मार्केट को कैप्चर करने के लिए, जितने भी क्या कंज्यूमर्स हैं, जितने भी लोग दवाएं खरीदने वाले हैं उन सबको अपनी तरफ खींचने के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह भी नहीं करना है इसको। अब क्या फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, अब मेडिकल प्रोफेशन में अगर फार्मासिस्ट का क्या एथिक है, मेडिकल प्रोफेशन से मतलब ये कि दवा को प्रिस्क्राइब करना, डायग्नोसिस करना, इलाज करना बड़ी बीमारियों को, तो उन सब में इसका क्या मतलब, इन सब में इसका एथिकल रोल क्या होगा। तो प्रिस्क्राइबिंग से रिलेटेड एक बात है कि फार्मासिस्ट को क्या है मेडिकल प्रैक्टिस से अवॉइड करना चाहिए, यानी ये जो मतलब जो काम डॉक्टर्स के हैं वो इसको नहीं करना चाहिए। हालांकि इस वक्त परमिशन दे दी गई है कि जो अगर आप क्लिनिक बनाते हैं, अपना फार्मेसी क्लिनिक बनाते हैं तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, छोटी मोटी बीमारियां करिए, लेकिन जो बड़ी बीमारियां हैं उसका ट्रीटमेंट ना करिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको प्रिस्क्राइबिंग वगैरह से बचना है, यानी जो फार्मासिस्ट है उसको प्रिस्क्राइबिंग नहीं करना चाहिए। बड़ी बीमारियां या क्या कहते हैं बड़ी जो बीमारियां होती है उसका डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए। पता चल रहा है कि उसी में उसने क्या है एक लेबोरेटरी खोल ली अपने फार्मेसी के अंदर, वहीं से खुद ही क्या कर रहे हैं, लेबोरेटरी वाला भी काम कर रहा है, लोगों का टेस्ट भी कर रहा है, दवाएं भी बेच रहा है। अरे यार सारे काम तुम ही कर लोगे तो जो दूसरे लोग हैं, डॉक्टर का काम भी तुम ही कर रहे हो। अब जो डॉक्टर बैठा बेचारा वो मक्खी मारेगा, या जिसने लेबोरेटरी बना रखी है अपनी वो क्या करेगा आखिर। तो सबके काम तुम ही ना ले लो, बल्कि जिनके जो काम है उनको करने दो। अगर तुम्हारे काम वो करने लग जाए, यानी जैसे जो लेबोरेटरी वाला वो दवा बेचने लग जाए, तो आपका प्रोफेशन थोड़ा सा, आपका जो ट्रेड है वो थोड़ा सा डाउन होगा ना। तो इसलिए जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए, ठीक। तो वही कह रहा है कि इसको प्रिस्क्राइबिंग वगैरह से बचना चाहिए। ऐसे ही कमीशन पे काम नहीं करना चाहिए। आज ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे फार्मासिस्ट जो डॉक्टर लोग हैं उनसे मिल लेते हैं, कहते हैं कि पेशेंट को हमारे पास भेजिए,
लीजिएगा, और जो भी दवाएं आप मतलब मैं और जो भी दवाएं बिकेंगी उसको आपको 10% कमीशन दिया जाएगा, 5% कमीशन दिया जाएगा। तो इस टाइप के जो भी कमीशन वाले काम है उससे भी क्या है बचना है। और क्या है, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, और अपने प्रोफेशन से रिलेटेड फार्मासिस्ट क्या एथिक्स को अप्लाई करेगा, तो एजुकेशन यानी क्या है, फार्मासिस्ट शुड बी वेल एजुकेटेड, जो फार्मासिस्ट है वो अच्छे से पढ़ा लिखा होना चाहिए, एंड शुड गेट फार्मेसी ट्रेनिंग, और उसको फार्मेसी ट्रेनिंग भी लेना चाहिए, यानी कि बिना फार्मेसी ट्रेनिंग लिए क्या फार्मेसी प्रैक्टिस करने लगा तो इस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे क्या है, जो भी एक्ट्स और रूल्स वगैरह हैं फार्मेसी से रिलेटेड, तो उनको सबसे पहले तो जाने, और उनको जानने के बाद फिर उसको क्या है फॉलो करें, और दूसरे लोगों को भी क्या है फोर्स करें, उनको समझाए कि तुम भी क्या है जो भी एक्ट्स हैं, जो भी रूल्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से हमको बताए गए हैं, तो उसको फॉलो करो, ठीक है। ऐसे क्या है प्रोफेशनल, और जो ऐसे क्या कहते हैं जो कुछ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो इसको उसमें भी क्या है हिस्सा लेना चाहिए, यानी जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो हेल्थ को क्या कहते हैं, जो लोगों में जाके क्या अवेयरनेस लाते हैं कि आपको सफाई सुथराई ऐसे रखना है, तो उन जो क्या इस टाइप के जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मेसी से रिलेटेड हैं, तो उसमें भी इसको हिस्सा लेना चाहिए और जाके अपनी सर्विसेज वगैरह देना चाहिए लोगों को अगर सिखाने की ज़रूरत पड़ रही है और हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देने की बात है तो उसमें जाके इसको भी अपनी सर्विसेज देना चाहिए, लोगों की हेल्प करना चाहिए। तो एक टॉपिक और इसमें रह गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पीछे वाले जो टॉपिक्स थे अगर वो छोड़ भी देते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें ये टॉपिक क्या है, फार्मासिस्ट ओथ, यानी जो एक फार्मासिस्ट जो शपथ लेता है, यानी एक तरीके से समझिए कसम खाता है, तो वो उसके बारे में है। तो किन किन बातों पे क्या शपथ लेता है वो यहाँ पे है। तो फार्मासिस्ट ओथ है, ये हर फार्मासिस्ट को बिना किसी हेजिटेशन के लेना चाहिए। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहला जो शपथ लेता है यानी उसको ये बोलना पड़ता है, ताकि वो चाहे वो समझे ना समझे वो बात अलग है, लेकिन ये सारी बातें उसको क्या है बोलनी पड़ती हैं। तो क्या है, आई स्वेयर बाय द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू कम्युनिटी, ठीक है। तो क्या कहता है वो कि मैं ये शपथ लेता हूँ किस बात की, किस बात की, तो कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ज़रिए से जो कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया है, यानी एथिक्स के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो रूल्स समझिए बनाए गए हैं जो कम्युनिटी से रिलेटेड है, मैं उसकी क्या शपथ लेता हूं। और मैं क्या करूंगा कि मैं एक इंटीग्रल पार्ट बन के रहूंगा हेल्थ केयर टीम का, यानी एक अटूट हिस्सा बन के मैं क्या करूंगा, हेल्थ केयर टीम का काम करूंगा, ठीक है। दूसरा क्या ये शपथ लेता है, आई शैल अपहोल्ड द लॉज एंड स्टैंडर्ड्स गवर्निंग माई प्रोफेशन, और मेरे प्रोफेशन को जो भी क्या कहते हैं लॉज और स्टैंडर्ड्स गवर्न कर रहे हैं, यानी जिस हमारे प्रोफेशन को चलाने के लिए जो भी रूल और रेगुलेशंस हैं उन सबको मैं पकड़ के रखूंगा, ठीक है। यानी जो फार्मेसी से रिलेटेड एक्ट्स वगैरह हैं, जो रूल्स हैं, उन सबको मैं क्या करूंगा, अपहोल्ड करूंगा, ठीक है। और क्या है, आई शैल स्ट्राइव, आई शैल स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है कि मतलब मैं वर्क हार्ड करूंगा, मेहनत करूंगा, ठीक है। स्ट्राइव का मतलब मैं खूब ज़्यादा मेहनत करूंगा। तो आई शैल स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट एंड एनलार्ज माई नॉलेज टू कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ। तो ये कहना है कि मैं खूब मेहनत करूंगा, किस काम के लिए, अपने नॉलेज को परफेक्ट करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। यानी मैं खूब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करूंगा ताकि मैं उसके ज़रिए से जो फार्मेसी है, यानी जो फार्मेसी एक सेक्टर है, उसको और ज़्यादा मैं एडवांस कर सकूं, उसको और डेवलप कर सकूं, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। उसके लिए मैं अपने क्या है अपने नॉलेज को बढ़ाऊंगा और परफेक्ट करूंगा। और ऐसे ही पब्लिक हेल्थ को क्या है, पब्लिक हेल्थ के एडवांसमेंट के लिए, यानी पब्लिक के हेल्थ को अच्छा करने के लिए मैं अपने नॉलेज को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा और परफेक्ट करूंगा, और उसके लिए मैं खूब मेहनत करूंगा। ऐसे क्या है, आई शैल फॉलो द सिस्टम विच आई कंसिडर बेस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल केयर एंड काउंसलिंग पेशेंट। इसे क्या है कि आई शैल फॉलो दिस सिस्टम, और मैं उस सिस्टम को फॉलो करूंगा जिसको मैं समझूंगा कि वो सबसे अच्छा है फार्मास्यूटिकल केयर के लिए, यानी समझिए कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे अच्छा सिस्टम है मैं उसको फॉलो करूंगा। ऐसे ही क्या है, पेशेंट के काउंसलिंग के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है मैं उसको फॉलो करूंगा, उसको अप्लाई करूंगा। और क्या है, आई शैल एंडिवोर टू डिस्कवर एंड मैन्युफैक्चर ड्रग्स ऑफ क्वालिटी टू एलिविएट, क्या है, टू एलिविएट सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। तो क्या कह रहे हैं कि मैं एंडिवोर करूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं खूब मेहनत करूंगा, ट्राई हार्ड या वर्क हार्ड, क्या कहते हैं, दवाओं के मैन्युफैक्चर के लिए और उसकी डिस्कवरी के लिए मैं क्या करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, ठीक है।
और दवाएं ऐसी नहीं कि लोकल सोकल, बल्कि अच्छी क्वालिटी की दवा बनाने के लिए और अच्छी क्वालिटी की दवा को और डिस्कवर करने के लिए यानी ढूंढने के लिए जो भी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं मेहनत करूंगा। और क्यों करूंगा? टू एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। बीमारियों से रिलेटेड जो उनकी परेशानियां हैं उसको कम कर सकूं, उसको एलिविएट कर सकूं, उसके लिए मैं खूब मेहनत करूंगा। ऐसे ही क्या है, आई शैल होल्ड इन कॉन्फिडेंस द नॉलेज गेन्ड अबाउट द पेशेंट इन कनेक्शन विद माई प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड नेवर डाइवल्ज अनलेस कंपेल्ड टू डू सो बाय द लॉ। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मैं अपना फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहा हूं और पेशेंट के बारे में उसका कोई राज मुझे पता चल जाता है, उसकी कोई बात पता चल जाती है, तो मैं उसको क्या करूंगा? डिस्क्लोज, उसको मैं क्या करूंगा? एक्सपोज नहीं करूंगा, उसको मैं डाइवल्ज नहीं करूंगा, यानी उसके राज को फाश नहीं करूंगा जब तक कि मुझे कंपेल्ड न किया जाए, यानी जब तक कि मुझे मजबूर न किया जाए लॉ के जरिए से। यानी अगर कानून मुझे कहता है कि तुम अब उस राज को फाश कर दो, कुछ ऐसी ज़रूरत है, तब मैं उसको फाश करूंगा, वरना जो भी नॉलेज किसी पेशेंट के बारे में मुझे पता चलता है, कोई सीक्रेट बात है, तो उसको मैं छुपा के रखूंगा। और क्या है, आई शैल एसोसिएट विद ऑर्गेनाइजेशन हैविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स फॉर बेटरमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एंड मेक कंट्रीब्यूशन टू कैरी आउट द वर्क ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, यानी फार्मेसी प्रोफेशन को जो और अच्छा बनाने चाहती हैं, तो उसके साथ मैं भी जुड़ूंगा। एसोसिएट का मतलब जुड़ना होता है, कंट्रीब्यूट करना होता है, तो मैं भी उनके साथ शरीक होऊंगा और फिर मैं उनको क्या करूंगा? अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा, यानी अपनी जो भी मैं कर सकता हूं मैं उसको करूंगा, हिस्सा लूंगा उसमें, ताकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं उसको मैं और आगे बढ़ा सकूं और उसको जारी रखा, ताकि उस काम को और आगे बढ़ाया जा सके और उसको जारी रखा जा सके। ठीक है, एक और है, वाइल आई कंटिन्यू टू कीप दिस ऑथ इनवॉयलेट। ये इसका मतलब ये है कि जब तक मैं इन ऑथ को क्या है? इनवॉयलेट कर रहा हूँ। इनवॉयलेट का मतलब मैं उसको मान रहा हूँ, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। ये जो भी मैंने ये शपथ लिए हैं, जब तक मैं इनका वॉयलेशन नहीं कर रहा हूँ, यानी जब तक मैं इनके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, इनके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, मे इट बी ग्रांटेड टू मी, तो मुझे ये ग्रांट मिलना चाहिए, मुझे ये परमिशन मिलना चाहिए, यानी मुझे ये आज़ादी होनी चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूँ। एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी रिस्पेक्टेड बाई ऑल एट ऑल द टाइम। और क्या कहते हैं, जो फार्मेसी मेरा प्रैक्टिस है उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए हर एक से और हर समय। ठीक है, मुझे और मेरा जो ये फार्मेसी प्रैक्टिस है, जो प्रोफेशन में उसमें काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या है? रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और हर समय मिलना चाहिए। ठीक, आगे यहाँ से एक दूसरी बात शुरू हो रही है, यहाँ से एक सेंटेंस अलग शुरू हो रहा है, वो है शुड आई ट्रेपास एंड वॉयलेट द ऑथ मे द रिवर्स बी माई लॉट। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रिपास का मतलब होता है, ट्रिपास का मतलब भी है वॉयलेट करना। ये कह रहे हैं कि जो मेरा ये ऑथ है, जो मैंने शपथ लिया है, अगर इसका उल्टा होता है, अगर मैं उसके अगेंस्ट जाके काम करता हूँ, ठीक है ना, शुड आई ट्रिपास का मतलब ये है कि क्या मैं इसके अगेंस्ट अगर जाता हूँ तो इसका मेरे साथ में उल्टा भी हो सकता है क्या? यानी जो मुझे जीने की क्या कहते हैं, जो लाइफ को एंजॉय करने की और जो मुझे रिस्पेक्ट वगैरह मिल रहा था, इसकी वजह से वो क्या मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जो क्या कहते हैं, अगर देखा जाए ट्रांसलेशन तो ये होगा, लेकिन इसका मतलब ये है अगर मैं इसका उल्टा जाता हूँ, यानी जो शपथ मैंने लिया है इसके अगेंस्ट में जाता हूँ, तो मेरे साथ क्या कहते हैं ऐसा गलत हो सकता है। यानी मैंने कसम खाई है, तो जो ईश्वर है, जो हमारा ऊपर वाला है, वो मेरे साथ उसका उल्टा कर सकता है। यानी मुझे मेरी शपथ जो मैंने लिया है उसके अगेंस्ट अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ में जो मेरी लाइफ है वो क्या है? डिस्टर्ब हो सकती है। मैं जो एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, उसमें मैं परेशान होकर रह जाऊँगा। तो ये जो शपथ है ना, ये पूरा मतलब PCI के ज़रिए से लिखा हुआ है, इसीलिए उन्हीं के वर्ड्स हैं, तो इसलिए मुश्किल है, इसको हम लोग इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। इसको आपको ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही याद करना। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन 2-4 स्टेप्स जो हैं इसको याद कर लीजिएगा, इसलिए कि जो एग्जामिनर होता है वो इन्हीं वर्ड्स में ढूंढता है आंसर को। ठीक है, तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।